पे डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सर 10। 10। और बताइए बेटा, उसके बाद और कोई डाउट है तो? सर 17 और 18। 17 और 18। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया बेटा आप लोगों से? सिक्स्थ क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था। आप दोनों में से किसने सिक्स्थ क्वेश्चन करा है? सर हो गया सर 6 तो। और बताइए बेटा। आप दोनों ना सिक्स्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजिएगा, मुझे चेक करना है। मुझे लगता नहीं हो पाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन है। और बताइए बेटा, 17 और 18 के बाद और कोई डाउट है? मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार बता देता हूं। सर 11th भी। सर 19 भी है। 11 और 19। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमेशा पूछा जाता है जब भी आपका टेस्ट हो। A body traveling along a straight line traversed 1/2 of the total distance with a velocity v0। देखिए, जिसे ये A से लेके B तक एक स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है, इसका 1/2 हो गया C के ऊपर। अगर हम इस पूरी डिस्टेंस को S कंसिडर करते हैं, तो जो आधी डिस्टेंस है S/2, इसको v0 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। A से लेके C तक की जो वेलोसिटी है वो v0 है। The remaining part of the distance was covered with a velocity v1 for half the time। आधे टाइम तक, अब वो टाइम की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। आधे टाइम तक उसकी वेलोसिटी v1 है और बाकी आधे टाइम तक वेलोसिटी v2 है। तो देखो, ये जो टाइम है ये हमने सपोज कर लिया t है, यहां से लेके यहां तक का टाइम t, और ये भी t टाइम है। तो t टाइम में ये c से d तक चलता है सपोज करो, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v2 है। तो यहाँ पे तो वो डिस्टेंस की बात कर रहा है कि हाफ द डिस्टेंस इस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और फिर बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है ये s/2 डिस्टेंस बचा हुआ है। इसमें आधे टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है और आधे टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन है, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमने s ले रखा है, ये ऊपर तो s होगी, और नीचे टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका टाइम निकालो, ये हो जाएगा डिस्टेंस s/2 हो गई और स्पीड v0 हो गई, तो ये टाइम हो गई। फिर c से लेके d तक का टाइम t हो गया, और फिर d से लेके b तक का टाइम t हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो t है इसको हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि t तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो t को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कि ये जो CD और DB की डिस्टेंस है, CD प्लस DB,
ये s/2 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो c से d तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, तो ये v1 इंटू टी हो गया। फिर d से b तक v2 इंटू टी हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से हमने निकाली, ये वाली डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से हमने निकाली, s/2। इसमें से t कॉमन निकालिए तो v1 प्लस v2 और ये s/2 के इक्वल हो जाएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी s अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2, और 2 को अगर इधर ले जाओ तो 2t की वैल्यू हो जाएगी s अपॉन v1 प्लस v2। तो ये जो t प्लस t 2t है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा s अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2v0, और ये जो t प्लस t 2t है 2t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा s अपॉन v1 प्लस v2। s नीचे से s कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। ये s से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये 2v0 इंटू v1 प्लस v2। फिर ये v1 प्लस v2 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2v0 इधर, तो ये ऊपर चला जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2, और ये v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। जैसे ये साइक्लिस्ट है, सपोज करो ए से चलना शुरू करता है और इसका जो ट्रैक है उसका रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर। कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 4 मिनट। तो जो टाइम दिया हुआ है वो 4 मिनट दे रखा है। एवरेज स्पीड पूछा है एक रिवोल्यूशन की, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो डिस्टेंस है वो तो 2 पाई आर हो जाएगा। ये एक रिवोल्यूशन की जो डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम। तो 2 पाई आर की वैल्यू 100 हो गई मीटर, और ये टाइम हो गया 4 मिनट। ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो 50 पाई मीटर पर मिनट होगी। तो जो एवरेज स्पीड है वो 50 पाई मीटर पर मिनट होगी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए एस का मतलब स्पीड है और इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इसने ए से चलना शुरू करा और वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी ए हो गया और फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। तो ए से ए तक की डिस्टेंस और टाइम हो गया 4 मिनट। तो ए से ए तक की डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 मिनट, एंड 0 डिवाइडेड बाय 4 मिनट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। जहां से उसने चलना शुरू किया था वापस वहीं पे आ गया, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद है 8th क्वेश्चन।
A body travels the first half of the total distance with velocity v1. Suppose करिए कि जो distance है total ab, ये distance s है, ये इसका मिड पॉइंट हो, तो जो फर्स्ट हाफ है s/2 उसकी वेलोसिटी दी हुई है v1 और जो सेकेंड हाफ बचेगा s/2 उसकी वेलोसिटी भी v2। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो a से m तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो s/2 डिवाइड बाय v1 और ये हो जाएगा s/2 डिवाइड बाय v2। इन दोनों में से s/2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा 1/v1 और इधर से बचेगा 1/v2। ये s से s कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो v1 इंटू v2 और ये हो जाएगा v2 प्लस v1। तो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। A train moves with a speed of 30 km/h in the first 15 minutes. देखो पहला टाइम दिया हुआ है 15 मिनट और इसकी जो स्पीड है वो 30 km/h with another speed of 40 km/h in the next 15 minutes. तो जो दूसरा टाइम है वो 15 मिनट हो गया और इसमें जो स्पीड है वो 40 km/h। In the last 30 minutes, calculate the average speed of the train for his journey. और लास्ट 30 मिनट में 60 km/h। ये लास्ट 30 मिनट हो गए और इसमें स्पीड है 60 km/h। तो इसकी एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना है s1, s2 और s3। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो टाइम है 15 मिनट, इसको 1/4 आवर लिख सकते हैं, ये भी 1/4 आवर हो गई और ये 1/2 आवर हो गई। तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये km/h, ये आर, तो आर से आर कट गया, किलोमीटर आ गए, तो ये s1 की वैल्यू होगी, यानी कि ये हो गया 4 7 28 7.5 किलोमीटर। s2 हो जाएगा 40 into 1/4 दैट इज 10 किलोमीटर और s3 हो जाएगा 60 into 1/2, ये 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस, यानी कि s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। देखिए 7.5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 30 हो गया। टाइम ये 1/4 आवर प्लस 1/4 आवर प्लस 1/2, तो ये हो गया 47.5। ये 1/4 और 1/4 1/2 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड आ गई 47.5 km/h। तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पहले इस तरह से मार्क कर लीजिए और देखिए कि हम डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज
स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। Question number 11. A body travels with a distance s1 with velocity v1, s2 with velocity v2 in the same direction. Average velocity बताना। देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये s1 है और इसकी वेलोसिटी v1, ये डिस्टेंस s2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। तो टोटल डिस्टेंस तो s1 प्लस s2 हो जाएगा। हमें इसका टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इसका टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये s1 प्लस s2 हो गया और टोटल टाइम हो जाएगा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। तो s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय एलसीएम इन दोनों का v1 इंटू v2 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो s1 इंटू v2 प्लस v1 इंटू s2। ये v1 इंटू v2 ऊपर चला जाएगा तो s1 प्लस s2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय s1 v2 प्लस s2 v1। ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है the distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t। तो टाइम का और डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है t is equal to under root x plus 3। x is in meters, t in second। तो जो x है वो तो मीटर में है और टाइम सेकेंड्स में है। Find the displacement of the particle when its velocity is 0। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि x की वैल्यू पूछी है when velocity is 0। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम से दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 है तो इससे हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये t माइनस 3 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए तो x हो गया t माइनस 3 का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। कौन सा टाइम? जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी को 0 रख के हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पहले हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो वेलोसिटी है वो होता है dx dt। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे। पहले तो पावर फॉर्मूला है तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा 2x 2 इंटू टी माइनस 3। फिर t माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ t माइनस 3 और dx dt हो गया स्पीड के। नाउ स्पीड इज इक्वल टू 0। तो स्पीड की वैल्यू डाल दीजिए। ट्वाइस ऑफ t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा यानी कि 3 सेकेंड में स्पीड 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब t की वैल्यू 3 डाल दोगे तो ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख। क्वेश्चन नंबर 18 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, टाइम सेकेंड्स में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और दे रखा है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है एट t इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी बताना है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड खत्म होने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई। देखिए जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है dv dt के इक्वल। जैसे पोजीशन को या डिस्टेंस को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आता है, उसी तरह से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डाल दीजिए 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू dv dt। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dv हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। ये वेलोसिटी का पार्ट है। जो dv है वो स्मॉल पार्ट है। जैसे डेल्टा x का क्या मतलब होता है, जैसे ये x है तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट लोगे तो ये डेल्टा x हो जाएगा। उसी तरह से जो dv है वो बहुत स्मॉल पार्ट है वेलोसिटी का। अगर आपको टोटल, जैसे ये v है वेलोसिटी, तो इसका छोटा सा पार्ट हो गया dv। अगर आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो इस तरह के जितने भी पार्ट बनेंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा, और इस तरह के एडिशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो इसको अभी लेटर ऑन कर लीजिए, जब इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल इज। तो x की वैल्यू दे रखी है अल्फा माइनस बीटी बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv dt। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। और v कहां से आएगा, v तो इसमें दिया नहीं हुआ है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। तो पहले तो जो x दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, और जब वेलोसिटी आ जाएगा तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए पहले वेलोसिटी निकालते हैं, x को डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में। तो d dt ऑफ x की वैल्यू डाल दीजिए अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। तो देखिए जो अल्फा है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। माइनस बीटा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर गामा
और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो गया माइनस बीटा प्लस 2 गामा इंटू टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट, तो डी डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई माइनस बीटा प्लस 2 गामा इंटू टी। तो जो बीटा है इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और प्लस 2 गामा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ गामा, तो एक्सेलरेशन 2 गामा के इक्वल हो जाए। ये तो बेटा सारे डाउट्स आपके हो गए, और कोई डाउट बचा है तो बताइए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। सर 21 क्वेश्चन में सर एक्सेलरेशन निकाल दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन कितना होगा अगर t 2 सेकेंड होगा, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो d dt और x हो गया 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर 8 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, फिर 7 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 14t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv dt, तो ये हो गया d dt ऑफ v, v की वैल्यू हो गई 8 प्लस 14t, तो 8 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 14 हो, तो एक्सेलरेशन आ गया 14। अब इसमें t को 2 सेकेंड रखना है, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। अगर इसमें t बचता है तो हम t की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन t इसमें है नहीं, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब हर एक जगह 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी इसको बोला जाता है, मतलब ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। अब अगर डिफरेंशिएशन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये डिफरेंशिएशन को इस तरफ ले गए, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। I फॉर इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला जो टर्म है डी डी एक्स, ये आई डी एक्स बन जाता है। I फॉर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन अगर 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे फंक्शन होते हैं, तो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है तो दूसरा पहले का इंटीग्रेशन है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इसमें अगर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, मान लो प्लस c और लिख दें, तो c का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, तो ये तो अभी भी 1 रहा और इसके साथ ये कांस्टेंट आ गया, तो इसलिए हम इसको प्लस c लिखते हैं। तो c का मतलब समझ लीजिए
किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा और x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी 1 होगा। यानी कि इस c की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है, तो इसका c क्या हो सकता है? ये 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये c कांस्टेंट है और इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। इसलिए इस c का नाम होता है इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा इस c को यूज करेंगे, ये c आपको लिखना ही लिखना है। तो ये पहला फॉर्मूला हो। अब देखिए x रेज पर n+1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है n डिफरेंशिएशन n+1, इसमें हमने x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगा दिया तो ये हो गया nx n-1, ये 1 से 1 कट गया। फिर इसको हमने n+1 से डिवाइड कर दिया तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, तो ये कांस्टेंट एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया तो ये n+1 से n+1 कट जाएगा और इधर क्या बचेगा? x रेज पर n बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन x रेज पर n होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x रेज पर n का इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n। ये हो जाएगा x रेज पर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो डिफरेंशिएशन में तो पावर कम होती है, जैसे x रेज पर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x³ आएगा। यहाँ पे पावर इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको x रेज पर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो ये n की वैल्यू 4 होगी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज पर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस c, यानी कि x रेज पर 5 अपॉन 5 प्लस c होगा। तो जो पावर वाले क्वेश्चंस होंगे जिनमें बेस में वेरिएबल होगा और पावर होगी, बेस में वेरिएबल और ऊपर एक पावर कांस्टेंट, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा x रेज पर n वाला। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे √x का इंटीग्रेशन करना है तो √x का मतलब हो गया x रेज पर 1/2। तो इसमें x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x रेज पर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x रेज पर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक फॉर्मूला ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला ये हो गया x रेज पर n का इंटीग्रेशन। तो देखिए e रेज पर x का डिफरेंशिएशन e रेज पर x होता है, तो इसका मतलब हो गया कि e रेज पर x का इंटीग्रेशन e रेज पर x होगा। तो e एक डेफिनेट कांस्टेंट है, e की जगह हम और कोई कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते, तो e रेज पर x का इंटीग्रेशन e रेज पर x। फिर a रेज पर x का डिफरेंशिएशन ये होता है a रेज पर x इंटू लॉग a, तो इसको log a से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ये log a से log a कैंसिल हो जाएगा और a रेज पर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज पर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c। तो पावर फॉर्मूले 3 होते हैं, एक x रेज पर n के लिए, एक e रेज पर x के लिए और एक a रेज पर x के लिए। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे 5 रेज पर x का डिफरेंशिएशन करना, तो अगर बेस में x होता तो हम x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन अब बेस में x नहीं, पावर में x है, पावर में x है तो ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि e की प्लेस पे सिर्फ e आ सकता है और कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता। ये 5 है, e नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला बस e रेज पर x के लिए है और किसी के लिए नहीं।
और यहाँ पे a की प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है। तो 5 रेज पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज पर x, यानी कि 5 रेज पर x अपॉन लॉग a, तो a की प्लेस पे 5 आ जाएगा, प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ट्रिको के फॉर्मूले हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये माइनस हम इधर के लेके आ सकते हैं तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स। फिर cot एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos एक्स स्क्वायर एक्स, तो cos एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot एक्स। फिर sec एक्स का डिफरेंशिएशन, तो sec एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec एक्स इंटू tan एक्स, तो sec एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec एक्स प्लस सी। इसी तरह से cosec एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स, तो cosec एक्स इंटू cot एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec एक्स। तो कोई नए फॉर्मूले नहीं है, बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को उल्टा करना है। आप इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, माइनस को इस तरफ से इस तरफ ले जा सकते हैं, जैसे cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो ये माइनस cot एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे log x का इंटीग्रेशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और log ऑफ माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा -1/x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये भी 1/x। तो 1/x दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है और log ऑफ माइनस x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log प्लस माइनस x, तो प्लस माइनस x को हम मॉडुलस x लिख सकते हैं, प्लस c, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x प्लस c। तो इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और फंक्शन को इंटीग्रेट कर देगा, तो ये k इंटू एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2 sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और sin x को इंटीग्रेट कर देंगे, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। अगर एक से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस के अंदर है और उसको इंटीग्रेट करना है तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर प्लस माइनस
फिर gx का इंटीग्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे है 2 sin x प्लस 3 इंटू एक्स इज पर 4, इसको इंटीग्रेट करना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 3। तो ये इस तरह से होगा, पहले इन दोनों को अलग कर दीजिए, 2 sin x अलग और 3x पर 4 अलग। तो प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और sin x को इंटीग्रेट करेंगे। फिर 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x पर 4 को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और x पर 4 का हो जाएगा n x n माइनस x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 3, ये 5 हो गया, x पर 5 प्लस c। तो माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन 5 x पर 5 प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं होते उसमें क्या करते हैं, जैसे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम फिर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स के इक्वल। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब sec स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और c। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। तो हम इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो इसका आंसर आ गया tan x माइनस cot x प्लस c। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले तक पहुंचना है, और जब आप फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे तो बस फॉर्मूला लगाइए और इंटीग्रल आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें एक टाइप है f ax प्लस b।
तो हमने ये सपोज किया कि fx का इंटीग्रेशन gx है, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो ये जो cos x है ये तो fx मान लिया हमने, और ये जो sin x है ये fx का इंटीग्रेशन है। तो fx का इंटीग्रेशन gx जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब इसमें क्या है, x की प्लेस पे एक 1 डिग्री का x का टर्म आ जाएगा, मतलब x की प्लेस पे कोई लीनियर टर्म आ जाएगा। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे अगर x की प्लेस पे ax प्लस b आ जाए, ठीक है, तो यहाँ भी x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ax प्लस b आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। जैसे x का कोफिशिएंट a है तो इससे डिवाइड कर दें। तो अगर x की प्लेस पे कोई 1 डिग्री का टर्म आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। जैसे इसमें हमने x की प्लेस पे कोई लीनियर टर्म डाल दी, जैसे cos 2x प्लस 3 डाल दी, तो ये ax प्लस b जैसा हो गया, है ना। तो इधर भी x की प्लेस पे 2x प्लस 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो x का कोफिशिएंट हो गया 2। ये इसका आंसर होगा। और देखिए जरा, अगर इसमें x की प्लेस पे x/2 आ जाए, तो x/2 को आप देखिए तो ये 1/2 x प्लस 0 है। तो x के जितने भी 1 डिग्री वाले टर्म होंगे हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 0। तो a की वैल्यू 1/2 हो गई और b की वैल्यू 0। तो इधर भी क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x/2 और फिर x का कोफिशिएंट 1/2 हो गया, तो 1/2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 sin x/2 प्लस। अब देखिए अगर ये आ जाए cos x स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो 1 डिग्री का टर्म नहीं है, इसमें तो x नहीं है, x स्क्वायर है, इसके लिए फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम उन्हीं को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिनमें x की प्लेस पे 1 डिग्री का टर्म आए। अगर 2 डिग्री का 3 डिग्री का टर्म आ गया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम उसको। अगर कोई और फंक्शन आ जाए, मान लो e रेज पर x आ गया, तो ये पावर में x है, e की पावर में x है, ये भी 1 डिग्री का टर्म नहीं है, तो इसके लिए भी ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इसके बाद है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, इसमें लिमिट्स आ जाती है, a टू b fx dx। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर dx, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेट करता है, x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x रेज पर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x रेज पर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, है ना। प्लस c नहीं लगाएंगे। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में c इज नॉट यूज्ड। तो इसका इंटीग्रेशन किया हमने, इसमें c नहीं लगाएंगे। लिमिट्स को इस तरह से लिख देंगे 1 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट्स को इस तरह से लिखेंगे, प्लस c नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा x³/3 और ये 1 से लेके 2 तक। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे x है उसकी प्लेस पे अपर लिमिट डाल देंगे। x को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है। तो अगर एक
इसमें मान लो 5 जगह भी x होता, तो जहां जहां पे x होता वहां पे हम अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते, फिर माइनस करेंगे, फिर इसी तरह से लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले जो भी फंक्शन है उसमें x की अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस, फिर x की लोअर लिमिट डालते हैं, और ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 8/3 हो गया और ये 1/3 हो गया। तो 8/3 माइनस 1/3 कितना हो गया? 7/3 इसका आंसर हो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, बस लिमिट्स होंगी, आपको इंटीग्रेट करके लिमिट्स को अप्लाई करना है। पहले अपर लिमिट पुट करिए, फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा। सर 6/3 होगा। कितना होगा बेटा? सर 6/3। नहीं, 2 का क्यूब तो 8 ही होगा ना बेटा। 2 into 2 into 2, 2 2 या 4 2 या 8, 2 का क्यूब 6 नहीं हो, 8 ही आएगा। तो 2 का क्यूब 8/3 और 1 का क्यूब 1/3, तो 8 - 1 7/3 आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन की मैं आपको एक शीट भेजूंगा अभी, वो इंटीग्रेशन की शीट आपको कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है बेटा? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको अभी एक इंटीग्रेशन की शीट भेज रहा हूँ। थैंक यू। ओके बेटा।